कि अगर मैं कोई पार्टी में ज्वाइन कर लूँ तो इसका मतलब मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ, अवसरवादी हूँ कि हमने किसी पार्टी में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा भेजा है। इस पार्टी ने मुझे स्वीकार किया है, मैं उनका एहसान मानता हूँ और मैं आभार भी मानता हूँ। मैं सबसे जूनियर भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ मैं। डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे आज हम रूप बदल चुके, पार्टी बदलकर दूसरे दल में आ चुके पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह जी से। कृपाशंकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में एक 21 महीने की राजनीतिक खामोशी, सामाजिक नहीं राजनीतिक खामोशी के बाद एक बार फिर दुगनी सक्रियता के साथ मुंबई शहर के से लेकर लखनऊ, बनारस, दिल्ली के कोने कोने में दोबारा अपनी धमकदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कृपाशंकर सिंह जी। भैया, ये क्या अचानक पूरी जोश और खरोश के साथ पार्टी बदलते ही आपका वो जोश दोबारा देखने को मिल रहा है, तो क्या पाया जाए इससे, क्या नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा सलमान भाई। अभी परसों ईद थी, आज तक कुर्बानी चल रही थी जी। सलमान भाई, मैंने राजनीति की शुरुआत जो है एक विचारधारा से करी। विचार थी कांग्रेस की आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा। काफ़ी सालों तक उसी पार्टी में रह करके बहुत सारे ओहदे, बहुत सारी हमारी पहचान बनी। और सिर्फ 5 अगस्त 2019 में जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 370 और 35 अनुच्छेद को हटाने की घोषणा की, तो मुझे लगा कि अब कश्मीर हमारा है। हम बार बार कहते हैं कश्मीर मेरा मुकुट है, कश्मीर हमारी इज्जत है, कश्मीर हमारा मतलब सिर है, और कश्मीर अपना नहीं होता था। जो संविधान, तो संविधान से 2 झंडे, 2 विधान, 2 कानून, सब दो थे। तो खुशी हुई और हमने कहा चलो, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय कहा करते थे, जो मेरे पास बताया गया है, वो कहते थे कि टेम्पररी अपनी मौत मर जाएगा। तो जब टेम्पररी तो अपनी मौत मर गया था, हमने कहा देश खुश होगा, देश की हर अपनी राजनीतिक पार्टियां खुश होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि राष्ट्र पहले है, इसके बाद राजनीतिक पार्टियाँ हैं। और ये राष्ट्र हित में जो निर्णय लिया गया उसका मैंने अभिनंदन किया। थोड़े दिन के बाद आप जैसे मित्रों ने मुझे पूछना चाहा, जानना चाहा लोगों के बीच में कि आपने 370 आर्टिकल का स्वागत किया, हटाए जाने का स्वागत किया। हम कहा हाँ किया हूँ। तो बोले आप तो कांग्रेस में हैं। हम कहा कांग्रेस में अभी तक मुझे ऐसा नहीं बताया गया था कि 370 आर्टिकल की जब हटाने की बात आवे तो आप उसको विरोध करना। ये बात मैंने टीवी कही। 4 दिन के बाद मुझे जो उस समय यहाँ के इंचार्ज थे, उन्होंने फ़ोन किया कि आपने पार्टी के खिलाफ एक अपना बयान दिया है। हम कहा नहीं, पार्टी के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी हमारी हिंदुस्तान की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र के साथ हमारी पार्टी चलती है। तो राष्ट्रहित में लिया गया निर्णय जो है वो पार्टी के से मतलब विरोध में हो गया। खैर, उनका पत्र आया, मैंने पत्र दिया। ऐसे हमने कई बार पत्र व्यवहार किए। ये जो आप 21 महीने की बात कर रहे हैं सलमान भाई, उस समय भी कई लोग कह रहे थे कि भाजपा में जा रहे हैं, किसी ने कहा कि सपा में जा रहे हैं, किसी ने कहा कि वो इसमें एनसीपी में जा रहे हैं, कोई कहा उद्धव ठाकरे जी के अच्छे संबंध शिवसेना में जा सकते हैं। तो जो मेरी राजनीतिक चुप्पी थी यही थी कि अगर मैं कोई पार्टी में ज्वाइन कर लूँ तो इसका मतलब मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ, अवसरवादी हूँ कि हमने किसी पार्टी में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा भेजा है। हम चाहते थे इस इशू से, इससे कांग्रेस पार्टी सहमत हो जाए, क्योंकि थोड़े दिन के बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यही कहा था कि हमारा 370 का विरोध नहीं है, हमारा प्रोसीजर का विरोध है। तो प्रोसीजर के पीछे जाना चाहिए, कैसे वहाँ जनजीवन सामान्य होगा, कैसे वहाँ के लोग खुशहाल होंगे, कैसे जम्मू कश्मीर जो स्वर्ग कहा जाता है, इन तमाम बातें थी। लेकिन जब अंत तक मुझे निराशा हाथ लगी, मैंने कोशिश की थी बहुत सारे शीर्ष नेताओं से मिलने की, बात करने की, पत्र के द्वारा इसके। जब निराशा हाथ लगी तो मेरे दिमाग में आया कि जिस पार्टी ने राष्ट्रीय में निर्णय लिया है, क्यों नहीं उस पार्टी के साथ मैं काम करूं। हमारे संबंध पहले से ही यहाँ के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब से थी, और लोगों से थी, दिल्ली के बहुत सारे लोगों से थी, पहले से भी था, सरकार नहीं आई थी तब से भी संबंध था।
बातें होती रही। एक बार उन्होंने पूछा कि भाई आपको कैसे आना चाहें, क्या आना चाहेंगे। हमने कहा कि मैं राष्ट्रहित में निर्णय लिया हूँ, अगर आप मुझे स्वीकार करोगे तो आपका आभार मानूंगा, आपका एहसान मानूंगा, और आपकी पार्टी की जो नीतिगत है, आपकी पार्टी जो काम करती है, पार्टी की जो आदेश होगा उस पर चलने का एक अपना प्रयास करूँगा। मैंने कोई किसी ढंग की इसके अलावा एक शब्द नहीं कहा। और जब मेरी बात हुई, मुझे वहाँ से आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब का फ़ोन आया 5 तारीख को कि हो सकता है कि 7 तारीख को दिल्ली चलना पड़े और वहाँ तुम्हारी मतलब प्रवेश की हो जाएगी। फिर उस 7 तारीख को वहाँ पे मिनिस्ट्री का एक्सपांसन था, तो उन्होंने कहा कि आज यहीं कर लेते हैं। मगर जहाँ करना है कर लो, हाँ, अब तो प्रवेश लेकिन करना है। भाजपा कार्यालय में करो, जहाँ भी करो कर दें, तो मुझे मतलब इसकी खुशी होगी। 7 तारीख हालांकि देवेंद्र फडणवीस साहब और चंद्रकांत दादा पाटिल और वहाँ के सारे जो लोग थे उनकी उपस्थिति में हुआ। मैं अपने को थोड़ा सा राहत महसूस किया। 21 महीने तक मैं अपने को ढूंढता रहा। इसीलिए मैंने कहा कि वो राजनीतिक खामोशी थी, सामाजिक नहीं। वो तो आपका चल ही रहा था, परिश्रम वगैरह आए थे। आपसे बात हुई है, मैं जी, लोगों के आपके बीच साथ जाना तो वो है। कम नहीं हुआ था। मेरी मतलब सिर्फ राजनीतिक सक्रियता जो है वो रुक गई थी। अब आने के बाद में थोड़ा सा फिर से अब मुझे राहत लगता है कि जिस पार्टी के निर्णय को हमने स्वागत किया है, इस पार्टी ने मुझे स्वीकार किया है, मैं उनका एहसान मानता हूँ और मैं आभार भी मानता हूँ। और मैं यही कहूँगा आपसे जी। कि मैं आपके माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी यही कहना चाहूँगा कि कृपा शंकर के ऊपर जो आपने एक भरोसा किया है, आपने मुझे स्वीकार किया है, मेरी कोशिश होगी कि आपकी अपेक्षा जो है, आपकी अपेक्षा और आपका जो पार्टी का जो नीतिगत ये है, पार्टी जिस उद्देश्य पे चलती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर कार्यक्रमों को, हर आदेश का पालन कर सकूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। अब भैया आप आ तो गए, लेकिन जो खबरें इस तरह की लगी, हमने देखा कि बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस जी थे, चंद्रकांत दादा पाटिल थे, आपके एलओपीज थे, अन्य जो भाजपा के विधायक वगैरह थे, सारे लोग थे, भाजपा के पदाधिकारी। एक बहुत हल्की सी सुगबुगाहट थी कि कहीं आपका विरोध हो रहा है, तो उस विरोध को आप किस रूप में लेते हैं? न, मुझे तो कहीं विरोध दिखाई नहीं पड़ा। विरोध होता तो उनको प्रवेश नहीं मिलता। हाँ, ये भी सही है। तो विरोध कहाँ से थे, मुझे नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उस दिन का कार्यक्रम यह कहा गया कि कोरोना के नियम को पालन करते हुए कम लोग आए, आप आइए और कोई किसी को मत बुलाइए, क्योंकि मुझे मालूम आप आएंगे तो यहाँ कोरोना के नियम का पूरा ही हो जाएगा, और आप आइए। हम चले आए। हमसे कई लोग, आप जैसे मित्र पूछे कि भाई कब कितना बजे हो रहा है, तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं, टाइमिंग का मुझे पता नहीं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत वो प्रेस नोट नहीं आया, जब मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने कहा कि लोगों से बताया, लेकिन मैं बुला नहीं सकता था। हालांकि कांग्रेस रहता तो मैं 2 दिन पहले ढिढोरा पीट देता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ नियम और ये सब हैं। हाँ, ये एडजस्ट करने में वक्त आपको लगा कि आप समझ गए हैं उन चीज़ों को? भाई आज तो मैं कहूँगा कि जितने लोग हैं 7 तारीख के बाद मुझे नहीं सुनाई पड़ा कोई जन। मैं सबसे जूनियर भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं सबसे जूनियर हूँ। देखिए, हमसे सभी सीनियर हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी में अभी जब आप 7 तारीख को शामिल हुए, 7 के बाद में कोई ऐसा नाम तो नहीं याद आ रहा है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हो। तो कृपा शंकर सिंह जी खुद कह रहे हैं कि वो सबसे जूनियर हैं, तो ये जूनियर मतलब पार्टी ज्वाइन करने के लिहाज से आप मान रहे हैं? हाँ, पार्टी में तो जूनियर हूँ ना, पार्टी में जूनियर हूँ। और सभी सीनियर जो हैं, जो लोग हमसे मिलेंगे, मैं जाता हूँ लोगों के यहाँ। अभी गोपाल शेट्टी साहब ने अपने पूरे जिला के सामान्य विधायकों को, सामान्य नगर सेवक या नगर सेवक सबको बुलाए थे, 1-2 घंटा मुलाकात हुआ। फिर जिला के यहाँ वो सुषम सावंत जो अध्यक्ष हैं, पराग अलवानी वगैरह सब लोग बुलाए थे। पूनम ताई उस दिन थी नहीं, उन्होंने कहा कि अंकल मैं दिल्ली में हूँ, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो हमने कहा कोई ऐसा तय नहीं था कि सबको होना चाहिए। जी। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। हालांकि जब मुझे पता चल गया कि हम ये साथ ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो मैंने जो भारतीय जनता पार्टी में इस्टेब्लिश लोग थे जी, करीब मैंने मतलब सबको फ़ोन किया मैंने। इवन प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी का भी नहीं, प्रेम शुक्ला जी उस शरद त्रिपाठी जी का स्वर्गवास हो गया तो उनके 13वीं जा रहे थे, उनको फ़ोन बात हुई, बोले भैया मैं तो ऐसे जा रहा हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर उपस्थित रहता। तो मैंने कोशिश करी कि जहाँ जहाँ जिसके नंबर है, प्रमोशन भी हो गया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए गए। इस पर नहीं, मुझे अच्छा लगा। कई सालों से वो पैनलिस्ट करके काम करते थे,
और उनकी एक विद्वता है, एक उनके मतलब पत्रकार रह चुके हैं, उनको ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है। तो जब अपनी पार्टी की बात को सामने रखना पड़े तो ऐसे लोग रहें, तो पार्टी ने उनके कामकाज को देखकर उनको प्रमोशन दिया। मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा प्रेम शुक्ला जी को, और मैं वो तमाम शीर्ष नेताओं का अभिनंदन भी करूँगा कि प्रेम शुक्ला जो हमारे उत्तर भारत से आते हैं, जो हिंदी भाषी में एक अपना स्थान रखते हैं, उन्होंने मतलब उनको एक जवाबदारी दी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनको बधाई, जैसे अनाउंस हुआ है और प्रेस नोट हमको मिली, मैंने उनको फ़ोन किया और फ़ोन पर उनकी बात हुई, बोले कि मैं मुंबई आ रहा हूँ, 1-2 दिन मुलाकात होगी। चलिए, ये एक बेहतर हुआ कि कई लोग एक मंच पर आएंगे। पहले अलग अलग, क्योंकि 25 साल से हम लोगों को आदत पड़ी हुई है आपको कांग्रेस के पंजे के साथ देखने की, और अब कमल के साथियों के साथ आपको देखेंगे। आपकी सक्रियता का एक नमूना भी आपने पिछले दिनों पेश किया। देवेंद्र फडणवीस जी की जन्मदिन पर एक अलग तरीके का आपने कार्यक्रम कर दिया, कहीं सिलाई मशीन है, क्या क्या आप वो क्या कार्यक्रम, नहीं, क्या सूझा था? परसों हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी थे जी, और ललन तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी जी थे, और एडवोकेट अखिलेश चौबे थे, एक अपने अमित मिश्रा जी थे। हम लोग बैठे थे, मैंने फ़ोन किया कि मुझे 5 मिनट के लिए मिलना है, तो मैंने कुछ बताया नहीं जी। और डॉक्टर राजेंद्र ने कहा कि बहुत दिन हो गया है, क्योंकि लॉ कॉलेज उत्तर भारतीय समाज में किसी के पास नहीं था। 3 लॉ कॉलेज जो दिया, वो देवेंद्र फडणवीस साहब ने जब मुख्यमंत्री से दिया, तो समाज को मतलब हमेशा जो भी मेरा अनुभव रहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, लेकिन जब भी गया हूँ सामाजिक कार्यों में कभी उन्होंने पार्टी को इसमें बीच में नहीं आने दिया। तो बोले चलो, हम लोग बैठे थे, गए उनसे, क्या हुआ कि साहब कल आपका जन्मदिन है। कहने मैं जन्मदिन को ये नहीं करता, और एक तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए हैं, आप कोई होर्डिंग या ये सब कहीं नहीं लगना चाहिए, कहीं पत्रकार में ऐड नहीं आना चाहिए अखबार वगैरह में। और हमने कहा कि कुछ तो हक दीजिए मुझे जी। तो बोले कि क्या हक दे दो। हमने कहा कोई सामाजिक कार्य करना चाहता है, बोले लेकिन पब्लिसिटी करके नहीं। तो हमने कहा ठीक है, मैं उनको बताया भी नहीं, और उनसे इतनी सहमति ले ली कि हम जो करेंगे उससे कोई ऐसा नहीं होगा जिससे आपको मतलब तकलीफ हो। मतलब कोई राजनीतिक उसका एंगल नहीं देंगे। तो हमारे मित्रों ने उसी समय तय किया। एक ने तय किया, जैसे अखिलेश चौबे ने कहा कि मैं वो जो ये अपना ये आता है ना टैब जी, ऐप जो है, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई चले, उनके पास साधन नहीं है, ऐसे में कुछ लोगों को देना चाहता हूँ, गरीब लोगों को। फिर वो राजेश सिंह करके राज रियल्टी वाले बोले कि बाबा करके बुलाते हैं, मेरा ग्रैंडफादर जैसा मेरा वो क्या रखते हैं। हम कहा राजेश से काम करो तो यार, वो एक तो इस समय महिलाएं बैठी हुई हैं, और अभी मास्क की सिलाई सब जगह चल रही है। सिलाई मशीन ऐसी महिलाओं को दे दो कि जो सिलाई मशीन से मास्क सिले, उनको 2 पैसा मिलता रहे और उनकी मतलब तकलीफें दूर हो। फिर हमारे मन में आया कि संजोग से हम लोग जा रहे थे तो हाजी अली क्रॉस किया, तो वहाँ एक ट्राई साइकिल पे एक अपना डिसेबल्ड आदमी चला रहा था। वो साइकिल बड़ी पुरानी लग रही थी, बहुत पुरानी लग रही थी। तो मेरे मन में आया कि क्यों नहीं कुछ लोगों को ये दे दिया जाए। तो उसमें उनसे बात हुई, और संजोग से राजेश सिंह ने कि वहाँ की 51 उनका जन्मदिन है, 51 में पदार्पण कर रहे हैं, तो ये 51 दे दिया जाए। हमका जो लगे दे दो जी। तो मैं जाना नहीं चाह रहा था। वो मेरा कल दिल्ली जाना था, भी दिया फिर हियरिंग एड्स है। अभी विकलांगों का जो था, बरसात बहुत हो गई, वो लोग आ नहीं पाए, तो ये तय हुआ कि उनको बुलाओ मत, सबका एड्रेस निकाल लो और आप मतलब लेके जाओ, उनके घर पे सौंपो। बहुत अच्छा। तो ये मैंने किया। अभी तक मैंने उसके बाद करने के बाद मैंने देवेंद्र फडणवीस साहब से बात नहीं करी, लेकिन मैंने उनको ये आगाह कर दिया उनके स्टाफ को कि मैंने ये गलती समझे चाहे सही समझे, लेकिन कम से कम इतने परिवारों को एक सुकून मिला, एक उनको आनंद मिला। ये तो एक सामाजिक कार्य हो गया, इसको मैं पब्लिसिटी भी नहीं करूँगा, मैंने कहा था जी। तो इस ढंग के काम हो गए, ये एक बेहतर काम हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि वो परिश्रम वाला आपका चल रहा था, तो परिश्रम जारी रहने वाला है, क्योंकि कई लोगों परिश्रम अगर होता क्या है जी, परिश्रम मतलब ये वही साहब हार्ड वर्कर, वो तो आवाज़ चलती रहेगी। परिश्रम जो आए सभी कर रहे हैं, जिस दिन परिश्रम करना छोड़ देते हो क्या हालत होती है जी। इवन मुकेश अंबानी भी परिश्रम ही करते हैं ना। हाँ, तो यानी आपका ये संदेश है कि भाई परिश्रम जारी रखिए। परिश्रम तो हमेशा, परिश्रम के सिवा परिश्रम का ही कोई अल्टरनेट नहीं। हाँ, परिश्रम का। और मैं आपको बता दूँ कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, तो मेरे मन में आया कि जब मैंने कांग्रेस सदस्यता ली थी, मेरी कोशिश रहती थी कि एक राजनीतिक पार्टी के माध्यम से बड़ा संदेश जाता लोगों में जी। मेरे यहाँ से कोई ऐसा काम नहीं होने पावे जिससे मतलब कहीं लगे कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ है। इसलिए मैंने ये तय किया कि पार्टी का जो आदेश है
वही मेरे लिए अध्यादेश है। उनका पार्टी का आदेश मेरे लिए अध्यादेश है। तो अब पूरी तरह से आप उस रंग में रंग गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नए कृपाशंकर सिंह जी जो खुद स्वीकार करते हैं कि जूनियर हैं, इस जूनियर कृपाशंकर सिंह के जो अनुभव हैं उसके कई रूप हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में देखने को मिलेंगे। ये बात सही है जी। अनुमान गलत हो सकता है जी। अनुभव कभी गलत नहीं होता। हाँ, ये आपका ये कुछ चीज़ें आपकी नोट करके अनुभव जरूर कहीं ना कहीं तो हमको ताकत देगा वो काम करने का जो भारतीय जनता पार्टी के तो काम ये है। अनुभव तो बहुत चुनिंदा लोगों के पास होगा। अभी मैं कल जा रहा हूँ जौनपुर अपने गृह जनपद, जी। लोगों की इच्छा थी एक दिन आए जाओ, सारे हमारे वहाँ के विधायक और सारे लोगों की इच्छा थी। कल मैं जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा। और जैसे मैंने कहा बैठा नहीं हूँ, घर पे हूँ। गुरु पूर्णिमा आज से शुरू हो गई, कल है। बहुत सारे लोग हम अपने जिससे मार्गदर्शन मिला है, जिससे हमको ज्ञान मिला है, वो सभी हमारे गुरु हैं। तो मैं चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी का हर सीनियर कार्यकर्ता मेरा गुरु है, उससे मार्गदर्शन लूँगा मैं। क्या बात है। अब लोगों तक ये संदेश भी पहुंच जाए कि कृपाशंकर सिंह जी को खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में मैं सबसे जूनियर हूँ, 7 तारीख के बाद कोई इस तरह का प्रवेश नहीं हुआ है। तो ये नरमी, ये स्वभाव और ये तौर तरीके। एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं रह जाएगा कि आपने भी देखा होगा, देश ने देखा होगा, जी, जब संसद में आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे 370 हटाने की बात को, संविधान को पढ़ रहे थे जी, उसी समय किसी ने एक तरफ से आवाज़ किया कि बोला 370 हटाने की बात करो, जरा कश्मीर कितनी बार गए जाके आओ। तो उन्होंने जो कहा ना ऐसे देख करके कि बोले जान दे दूंगा, क्या बात करते हो, ये हिम्मत लगती चाहिए। ये जो देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि देश के लिए जान देने वाले, बॉर्डर पे तो बहुत सारे हमारे सैनिक, हमारे फोर्स, एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्स, नेवी जगह जगह पर लगे हुए हैं, लेकिन ये जो मतलब हौसला अफजाई कर रहे थे कि जान दे दूंगा, ये उससे मुझे बहुत, उससे मैं प्रेरित हुआ। और जी, तो ये सारी चीज़ें आपको, जो आपका स्वभाव है, आपके तौर तरीके रहे हैं और आपका अनुभव है, इसकी कई वानगी हमको देखने को मिलेगी। और DRV न्यूज़ पर हम कृपाशंकर सिंह जी के माध्यम से उस वानगी को बीच बीच में आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे, क्योंकि कृपाशंकर सिंह जी के बिना आप महसूस कीजिए, न्यूज़ चैनल्स एक दौर था कि अधूरे रहा करते थे, वो दौर दोबारा लौटा है। और कृपाशंकर सिंह जी आपको आपके भविष्य के लिए, आपकी नई पारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं DRV न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से। और आप कुछ और चलते चलते अपने दर्शकों से कहना चाहें खास? धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे कृपाशंकर सिंह जी, नए रूप में, नए तेवर में, नए कलेवर में, नए आइडियाज़ के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, स्वीकार करते हुए कि जो भी उनसे पहले भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो सब उनसे सीनियर है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी में है ही। भारतीय जनता पार्टी के इस रूप को, इस स्वरूप को किस तरह से कृपाशंकर सिंह का उन्हें लाभ होता है और कैसे कृपाशंकर सिंह को क्या लाभ होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात समझ में आ गई है कि कृपाशंकर सिंह पहले की तरह सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे, कृपाशंकर सिंह जी को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।